नमस्कार। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम लाइव। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे अभी अभी संपन्न हुई मुंबई में ऑपोजिशन ब्लॉक की मीटिंग के बारे में। उसको किस तरीके से लाइमलाइट वहां से पूरा हटा करके वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा छेड़ करके सरकार ने उसको तकरीबन तकरीबन उसको लाइमलाइट से हटा दिया। तीसरा मुद्दा रहेगा पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन पे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी शेखर अय्यर और औरंगजेब नक्शबंदी हैं। औरंगजेब के पास सबसे पहले चलते हैं ये जानने के लिए कि मुंबई मीटिंग से क्या निकल के आया है ऑपोजिशन ब्लॉक के। औरंगजेब। देखिए, मैं नीरज जो कुछ बातें वहां हुई उसमें से मैं रेजोल्यूशन पे बात करूंगा कि एक बात उन्होंने कही कि हम जो जो अगला चुनाव होगा 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा या उससे पहले होगा या उसके बाद होगा, क्योंकि ऐसा साइमल्टेनियसली वन नेशन वन पोल का की चर्चा भी होने लगी है। तो उसमें हम एक कोलैबोरेटिव स्पिरिट, गिव एंड टेक के स्पिरिट में इलेक्शन ये सीट शेयरिंग करेंगे। और उसमें एक और सिग्निफिकेंट बात, एज फार एज पॉसिबल। देखिए, उनको भी पूरा पता है कि पूरे 543 सीटों पे नहीं हो सकता है, कहीं आप डिफरेंसेस होंगे तो कहीं ये ना। तो रीजनेबली अगर 400 के आसपास सीट्स में सीट शेयरिंग होगी तो बड़ी बात होगी। तो देखिए, एक चीज हमें याद रखें कि ये इन सब पार्टीज की मजबूरी है अब साथ में आना, साथ में लड़ना। क्योंकि अगर ये अलग अलग लड़ेंगे तो जो 14 में हुआ 19 में हुआ उसका रिपीट होगा 24 में। तो एक मजबूरी के तहत ये सारे एक साथ एकजुट हुए हैं। और अगर आपने देखा होगा कि इन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटीज भी बनाई, कैंपेन कमेटी बनाई, सोशल मीडिया की कमेटीज बनाई। ये सब इन्होंने कर दिया। एक लोगो का था, लोगो इन्होंने पोस्टपोन की डेफर किया है, वो भी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने कहा कि हम जिस जो सबसे इसमें जो स्टम्बलिंग ब्लॉक मुझे नजर आ रहा था वो सीट शेयरिंग है। तो अगर जो इन्होंने कमिटमेंट की है उस पर चलेंगे तो काफी इनकी सक्सेस कह सकते हैं। और रही बात, देखिए, नाराजगियां वहां पे होती रहेंगी, किसको कन्वीनर बनाना है नहीं बना, ये छोटे कोई कौन प्रधानमंत्री कैंडिडेट होगा इसमें तो डेफिनेटली डिफरेंसेस होंगी, नाराजगियां होंगी, तमाशे होंगे। ये तो कोई ऐसा ये नहीं होगा कि नहीं होंगे। हमने पीछे भी देखा है, अलायंस जब हुए हैं तो ये सब होता रहता है। लेकिन अगर जो इन्होंने बात कही कि वो पूरा कर लेंगे तो बड़ी बात है धीरज। लेकिन जैसे अभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया कि इतना सब कुछ हुआ। सबसे पहले तो शायद इस स्पेस पे अगर जाना है और 3 मीटिंग हो चुकी है और 3 मीटिंग में एक पहला रेजोल्यूशन आता है, वो सब कुछ समझ में आया। थोड़ा बहुत डिसरप्ट भी हुआ वन नेशन वन वन पोल के शगुफे के बाद। सबसे पहला तो इम्पैक्ट ये पड़ा कि उन्होंने लोगो अनवीलिंग अपनी टाल दी और ये क्लियरली बोला गया कि लोगो अनवीलिंग इसी वजह से टाली जा रही है। नहीं, देखिए, कहीं ना। वन नेशन वन पोल बहुत जल्दी नहीं होने वाला है। जो कि हम जिस तरह से हम देख रहे हैं, शेखर बड़ी अच्छी पोजीशन में होंगे इस पे ज्यादा रोशनी डालने के। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी हो सकता है। दूसरा, देखिए, मैं नीरज एक चीज आपसे बोलूंगा, ये जो लास्ट में जो भी सरकार होती है, हमने 2013 में देखा, 2014 के शुरुआत में देखा, ये यूपीए ने भी काफी पैंतरे किए, इसको पैंतरे कहते हैं उन्हें। तो ये अल्टीमेटली जब लोग डिसाइड करते हैं या आपकी यह है मुद्दे जो हैं, जो डेली इश्यूज हैं, जो आपके रोजमर्रा के इश्यूज हैं, वही प्रिडोमिनेंट होते हैं। कांग्रेस ने भी विमेन्स रिजर्वेशन बिल लाई थी, क्या हुआ उसका वो हमने देखा। लोकपाल पे क्या तमाशा हुआ उस टाइम पे, वो भी हमने देखा। अब ये 9 साल के बाद बोल रहे हैं वन नेशन वन पोल। मुझे नहीं लग रहा है ये ज्यादा हावी रहेगा या विमेन्स बिल ज्यादा हावी रहेगी। वो देखिए, उसमें कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है। सोनिया गांधी ने कई लेटर्स लिखी हैं प्रधानमंत्री को उस बारे में, तो उतना नहीं रहेगा। आरजेडी एसपी, देखिए, मैं पहले भी ये इनकी मजबूरी है साथ में आना। वो एक मजबूरी के तहत ये सामने आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, अदरवाइज नहीं आते नीरज। मैंने मैंने बस ये सवाल आपसे किया कि किस तरीके से ये जो पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन और वन नेशन वन पोल की जो बात हुई उसकी वजह से लाइमलाइट मुंबई मीटिंग से हट गया, मीडिया का, देश का, या जिस तरीके से भी कहें। देखिए, तो इसी क्योंकि पे क्योंकि आप मैं फिर बोलूंगा कि शेखर जी ज्यादा बोलेंगे। कई लोगों से आप अगर पूछेंगे उनको भी नहीं मालूम किस क्या सत्र किस लिए बुलाया गया है।
शेखर अब जी आप। ये तो आप देखेंगे, अब थोड़ा सा कल से आने लगा। जब वन नेशन वन पोल पे कमेटी बनी तो वो हट गया, वुमेन रिजर्वेशन आ गया। तो ये देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर को मैं देता हूं कि वो जो है वो सबको सस्पेंस में रखते हैं, एक सरप्राइज डाल देते हैं। ये तो बात है, जैसे हम देखते आ रहे हैं उनके पिछले 9 साल में, वो सरप्राइज एलिमेंट है उनके उसमें। ये हमने पहले नहीं देखा था। लेकिन पहले तो आपको ये पता है कि हम जब हम कवर करते थे पार्लियामेंट, ये कैबिनेट और ये, तो हमें तो सारे कैबिनेट नोट मिलते थे, जी चाहे कोई भी टेन्योर हो। एक टेन्योर नहीं, अब तो कैबिनेट मंत्री से आप पूछिए, वो आपसे बात नहीं करेगा कि वो डर के मारे। तो एक वो जो रखा है इन्होंने, कंट्रोल रखा है, वो बहुत जबरदस्त है। इसलिए बहुत सारे स्पेकुलेशन चल रहे हैं। किसी ने कहा कि एडवांस हो सकता है इलेक्शन, भाई क्योंकि ये चाह रहे हैं कि ये सारा एक साथ है, अभी इनका इसमें ठीक है। तो क्या करने जा रहे हैं वो ही जानते हैं। तो इसलिए शेखर जी ज्यादा इसमें बोल सकते हैं कि क्या अल्टीमेटली क्या होगा सेशन में, वो बोल सकते हैं ज्यादा। सबसे पहले तो मैं शेखर जी आपको और पूरे न्यूज ड्रम टीम को बधाई देता हूं। हमने पहले दिन ही जिस दिन ये स्पेशल पार्लियामेंट की घोषणा हुई थी उसी दिन बता दिया था कि व्हाट और इट मे बी पॉसिबल दैट द एंटायर फोकस इज ऑन वुमेन रिजर्वेशन बिल, नथिंग एल्स, रेस्ट अदर थिंग्स आर जस्ट स्पेकुलेशंस एंड हवा। सो बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों को। शेखर जी आपका आपकी क्या राय है इस पे? नीरज जी, पहले बधाई आपको, क्योंकि आप ही ने धन्यवाद। वो वाला डाला था कि व्हाट्स ऑन पीएम्स माइंड। या क्योंकि जैसे अभी औरंगजेब कह रहे थे, ये पीएम्स माइंड सबके लिए बड़ा दिक्कत कर रहा है, पार्टी वालों को भी, विपक्ष को भी, सबको भी। सबसे पहली बात है कि जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, जो पटना के बाद बेंगलोर, बेंगलोर के बाद मुंबई, जी इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से प्रोग्रेशन है, जैसे औरंगजेब जी बता रहे थे। लेकिन साथ में कुछ दिक्कतें जो है, तो शुरू से देखिए, पहले मीटिंग में अरविंद केजरीवाल नहीं थे, क्योंकि ही वॉज डिमांडिंग कि भाई हमको सपोर्ट करो दिल्ली सर्विसेज बिल के खिलाफ। बेंगलोर में हमने देखा नीतीश जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं किए, चले गए, स्टालिन भी चले गए। और तीसरा में हम देख रहे हैं कि ममता को, मैंने जो खबर आ रही है, ममता बड़े अपसेट है। ममता इसलिए अपसेट है कि क्योंकि जो खबर आ रही है, जो ममता को दो तीन चीजों को लेकर उनको आ, थोड़ा ये है। ऐसा है कि देखिए, बंगाल में उपचुनाव हो रहा है। उस उपचुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट मिल के उपचुनाव लड़ रहे हैं। वहां पे मीटिंग हो रहा है, जिस मीटिंग में अधीर रंजन चौधरी, जो पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और जो बंगाल के जो सीपीएम सेक्रेटरी है, दोनों इकट्ठा मीटिंग कर रहे हैं। उस मीटिंग में बहुत, मतलब तीव्र आलोचना हो रही है ममता जी का, अभिषेक बनर्जी का, तृणमूल का, पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुआ उसको लेकर। और उनमें इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो एक प्रकार से वहां पे ममता के लिए एक बड़ा एक दिक्कत बन रहा है, खास करके उनकी माइनॉरिटी वोट को लेकर। तो ये सारे इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर ममता बहुत अपसेट है। तो ममता ने क्या किया, ठीक मुंबई मीटिंग से पहले, एक दिन पहले, उन्होंने अभिषेक बनर्जी को भेजा राहुल गांधी के पास। वो सुबह सुबह यहाँ मिले, मतलब 31 तारीख सुबह यहाँ मिलकर, दिल्ली में मिलकर फिर वो अलग से मुंबई पहुंचे। ममता कलकत्ता से डायरेक्ट पहुंची। उसमें अभिषेक बनर्जी ने, जो तृणमूल सूत्र हमको बता रहे, अभिषेक बनर्जी ने कन्वे कर दिया राहुल को, देखिए आप अगर इस तरह की सीट एडजस्ट भी बात करें तो सीपीएम को छोड़िए, आप सीपीएम के साथ मिलकर हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। जी सर, जी सर बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बात कन्वे किया गया, ममता चाहे कन्वे करे। और जैसे ममता आके पहुंची, उनको दूसरी चीज पर अपसेट हुआ कि ये जो लोगो जिस तरह बना है, वो लग रहा था कि भाई आप कांग्रेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और हमें अलायंस के लिए उतना लोगो में, क्योंकि सिंबल तो अपने सिंबल पर लड़ेंगे। लोगो अगर इंडिया अलायंस के लोगो बना रहे हैं तो हमें भी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। दूसरी बात, ममता का ऑब्जेक्शन ये था, भाई कांग्रेस मुख्यमंत्री सब क्यों राहुल की गुण गा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। तो ये तो हमने कोई तय नहीं किया, अगर कांग्रेस बोलना शुरू करेगी तो हमारी पार्टी की भी मजबूरी होगी, भाई वो भी हम अपना नाम लेंगे। ये उनका कहना था। जो तीसरी बात जो सुनने को आया है, ममता वाज अपसेट कि अदानी को लेकर फिर बिना कोई कंसल्टेशन, बाकी पार्टी के कंसल्ट ना करके, क्योंकि ममता का कहना था ठीक है, आप अदानी जी पे बोलना तो बोलिए, लेकिन हमको बताइए।
कि ताकि हमको भी पता चले कि आप अदानी पर दोबारा कर रहे हैं। जब क्या है कि दिक्कत अदानी एंटरप्राइजेस का ममता के साथ अच्छा है, ममता सरकार के साथ अच्छा है। अभी अभी उन्होंने होस्ट भी किया वहां। शरद पवार पहले कह चुके हैं कि भाई आप इंडिविजुअल बिजनेसमैन को टारगेट मत कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी शरद पवार अदानी जी का अच्छा रिश्ता है। और यहाँ अशोक गहलोत ने भी उनको बुलाया, इन्वेस्ट किया और चिट्ठी भी लिखी भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में कि आप अदानी ग्रुप का कुछ प्रोजेक्ट्स वहां ले लीजिए। अदानी जी और कमलनाथ जी का भी अच्छा रिश्ता है, वो जब पावर मिनिस्टर थे सबसे। तो ये सारे चीजें जो है कि ऐसे आप अगर करेंगे लगेगा भाई हम सब अदानी जी के साथ हैं, आप केवल उनके खिलाफ है, ऐसा मत करिए। तो इसका ये फॉरम, अच्छा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्या हुआ, 3 बार समय बदला गया। जब जयराम रमेश पहुंच गए थे, मतलब कम्युनिकेशन गैप देखे, राहुल जी बहुत देर से आए, 3 समय वो के बाद फिर राहुल जी आए, फिर वो अदानी जी भी बोले। कल भी आपने देखा होगा ममता जी नहीं थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ममता चली गई थी पहले, जी लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लास्ट में बोले राहुल, और राहुल बोलते बोलते फिर अदानी पर बोले कि अदानी और मोदी जी का रिश्ता है और ये पीएम शुड कम क्लीन। फिर जेपीसी, जब जेपीसी डिमांड को पवार पहले बोल चुके जेपी से कुछ होगा नहीं, जेपीसी की मांग की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जब कोशिश एक तरफ से हो रही है भाई हम इकट्ठा लड़ेंगे, जैसे औरंगजेब कह रहे थे मजबूरी है, लेकिन इश्यूज को लेकर जो कह रहे हैं कि भाई हम इश्यूज में जाएंगे, राहुल जी का बड़ा स्पष्ट है उस पर अदानी जी पे पीछे नहीं हटना। अदानी इश्यू पे हिडनबर्ग रिपोर्ट, उसके बाद दूसरा रिपोर्ट आया है कि मॉरिशस रूट वाला, इस पर कई विपक्ष नेता के बीच में भाई मॉरिशस रूट में हमारे सारे कंपनीज आ जाएंगे, क्योंकि मॉरिशस रूट वाला वो चिदम्बरम कार्यकाल से लेकर यशवंत सिन्हा कार्यकाल से लेकर ये मॉरिशस की जो वाला चीज है उस पर काफी ये रही है। तो इस पर भी काफी ये हुआ। अब ममता को यह है कि दो चीजों को लेकर उनको है, एक कांग्रेस और कंसल्ट करके यूनिलेटरली ना करे, दूसरा वो चाहती है सीपीएम से रिश्ता आप तोड़ो बंगाल में। और अनस्टेटेड ये डिमांड भी है, अब अधीर रंजन चौधरी को हटाइए आप, जब तक वो है हमें रिश्ता मतलब सीट शेयरिंग करना मुश्किल है, क्योंकि अधीर रंजन को लग रहा है कहीं वो खुद को बली कर देंगे कांग्रेस हाईकमांड, इसलिए वो ज्यादातर मोहम्मद सलीम जो है सीपीएम सेक्रेटरी है बंगाल के, उनके साथ बहुत मीटिंग्स कर रहे हैं। इतना ऐसा वो सोच रहे हैं कि भाई हो सके हमें भी हटा दे, क्योंकि वन मैन वन पोस्ट फॉर्मूला अप्लाई करेगा तो उनको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों लेकर क्या है, द डेविल इज इन डिटेल्स जो कहते हैं हमेशा, अंग्रेजी में कहावत है। तो यहाँ भी डिटेल्स ही प्रॉब्लम कर रहा है। और ममता आप जानते हैं, ममता के बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि वैसे ही कांग्रेस के पास 2 सिटिंग सीट्स है, 42 वहां टोटल सीट्स है। तो इसको लेकर जो चीजें हैं कल रिफ्लेक्ट हुआ है। अच्छा, लालू जी का बड़ा सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन रहा है कल मीटिंग में। अच्छा जो पीसी में लास्ट में जब लालू जी बोले, वो बोले कि हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। जी एक प्रकार से वो मैसेज दे दिए आरजेडी का सपोर्ट पूरा कांग्रेस, न केवल कांग्रेस जो फेस है राहुल गांधी जी के पक्ष में है। और कहने को आ रहा है जो पहले फॉर्मूला था चेयरमैन वाइस चेयरपर्सन, सोनिया गांधी बनेंगे चेयरपर्सन, नीतीश कुमार ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, शरद पवार, इनको सब वाइस चेयरमैन बना दिया जाएगा। और जो कन्वीनर की बात हो रही है, कमेटी के जो कन्वीनर वो होंगे नीतीश कुमार। लेकिन लालू जी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार बने। कांग्रेस में भी लग रहा है भाई कन्वीनर वगैरह करोगे तो उनका भी एक प्रकार से चेहरा प्रोजेक्शन शुरू हो जाएगा दैट इज मोस्ट प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। तो ये सारी दिक्कतें हैं जिसके वजह से जो मतलब जो और भी स्ट्रॉन्ग मैसेज जा सकता था वो जा नहीं पाया। और ये मतलब नीतीश कल तो खुश लग रहे थे कि ज्यादा बताए नहीं, क्यों नीतीश का आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, क्योंकि पिछली बार नहीं आए क्योंकि ही वाज अनहैप्पी विद लॉट ऑफ अदर थिंग्स। इस बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से थे, मतलब एक एक मीटिंग में कोई ना कोई बड़ा जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो थोड़ा डिस्प्लीज हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ममता अलायंस छोड़ के बाहर जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ममता को लग रहा है कि कांग्रेस शुड कंसल्ट हर मोर, यानी थोड़ी कंसल्टेशन होनी चाहिए और वामपंथी को साथ मत लीजिए। अच्छा, वामपंथी मामला देखिए नीरज जी, वो भी बताना चाहता हूँ, वामपंथी के अंदर भी प्रॉब्लम हो रहा है। जिस तरह सीताराम येचुरी पूरा अभी 3 मीटिंग कर चुके हैं, सब में है वो, कल बड़े एक्टिव भी रहे, कल बोले भी, लेकिन ममता नहीं थी। पिनराई विजयन और प्रकाश कारत कह रहे हैं कि ऐसा समय में जब लोकसभा चुनाव आ रहा है, सीताराम येचुरी नेता अगर
ममता के कंपनी में, कांग्रेस के कंपनी में है, तो हमारे केरल में दिक्कत है। हम नहीं चाहते कि ऐसा है कि एक ऑप्टिक्स जाए, ऑप्टिक्स। जी ठीक है, लेकिन चुनाव के बाद हम कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, लेकिन एक बात हमें कहनी चाहिए नीरज, जो कल का जो स्टेटमेंट है, रेजोल्यूशन है, बड़ी ईमानदारी से लिखी गई है। क्योंकि जैसे औरंगजेब कह रहे थे, जितना संभव हम जी करेंगे। मुझे लगता है कि अलायंस इज एक्नॉलेज्ड। अब इट्स अ वेरी कैंडिड एडमिशन। देखिए, या ये नहीं बोले कि भाई सब ठीक है, बोले जितना संभव कर सकेंगे। यानी 543 छोड़िए, अगर 400 की बात है, 400 की बात में कैसे करेंगे, कौन गिव करेगा, कौन टेक करेगा, ये कई, क्योंकि द डेविल इज इन डिटेल, निटिग्रिटी सवाल है। इस बीच में जो वन मैन, जो वन नेशन वन पोल वाला ऐसा एक ट्रायल बलून था, जिसको क्योंकि पहले वो छोड़ा गया, उससे पहले स्पेशल सेशन की घोषणा हुई, फिर ये ट्रायल बल छोड़ा गया, उस पर मीडिया मीडिया पूरा इसको पकड़ लिए, और विपक्ष समाओ बाई इंस्टिंक्ट वो भी रिएक्ट करके काफी गाली गलौज हुआ, भाई किससे बात की, किससे नहीं, चुनाव। लेकिन ये समझ नहीं पाए, वन नेशन वन पोल ये कोई नई बात नहीं है। मोदी जी 2018 में बोले, लोकसभा चुनाव के बाद भी बोले, बीच बीच में भी बोलते रहे। और ये मामला ऐसा एक मामला है, इजी नहीं है। क्योंकि पहली बात, क्या हाउसेस की फिक्स टेन्योर रहेगी, लोकसभा और बाकी जो विधानसभाओं का, वो नंबर 1। नंबर 2, अगर एक सरकार की वहां पे विफल हो जाती है, तो क्या जैसे जर्मनी में है, जर्मनी स्वीडन वगैरह भी, जहां परमानेंट फिक्स टेन्योर है, उसी हाउस विल इलेक्ट अनदर लीडर वो एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, ताकि चुनाव ना हो। फिर कौन सी असेंबली की लाइफ टर्म एक्सटेंड होगी, किसकी कट शॉर्ट होगी, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। और मैं मानता हूं नीरज जी, जब भी कोई कमिटी बनता है, मान के चलिए वो मामला टल गया। क्योंकि कमिटी तभी बनी जाती है जब आपको मतलब और डिस्कशन करना, और ये एक मामला बड़ा डिस्कशन चलेगा। और ये जो सब्जेक्ट है ना नीरज जी, ये पब्लिक में वोट मिलने वाला सब्जेक्ट नहीं है भाई। वोटर के लिए क्या फर्क पड़ता है, इकट्ठा करो अलग करो। तमिलनाडु वोटर तो कहेगा भाई अलग अलग होने से अच्छा है, क्योंकि वो हमारे पास पार्टीज आएंगे, थोड़ा हमारा हाथ गर्म कर देंगे। आंध्रा कर्नाटका में सब आप जानते हैं। जी जी ये नहीं है कि मैं दक्षिण भारत को थोड़ा ये करता हूँ, कैस्टिगेट कर रहा हूँ, हो सकता है अन्य राज्य में भी हो ये। शेखर जी, अब ये बीमारी इधर भी आ गई। नहीं, लेकिन वहां बड़ा सिस्टमेटिक है। हाँ, वहाँ सिस्टमेटिक, वहाँ बड़े वोटर लिस्ट लेके चलते हैं, और उसकी वेरिफिकेशन होती है, आपने लिया कि नहीं लिया। अगर मना किया तो क्यों मना किया। आपको याद है एम के अड़गिरी, करुणानिधि के एल्डर बेटे, उनका क्रेडिट जाता है, ये साइंटिफिक करते थे, 3-4 टीम रखते थे। हाँ, सब जगह जाते थे, केवल झुप्पी झोपड़ी नहीं, बड़े बड़े मकानों में जाते थे। और किसी घर में कोई कह दिया भाई हमें सब नहीं चाहिए, आप जाइए, तो दूसरी टीम पहुंचती थी, वेरीफाई करती थी, आपने क्या मना किया, आपके पास ये पहुंचे थे कि नहीं। और कई घरों में मान लीजिए 15 लोग हैं, ज्वाइंट फैमिली है, हिसाब करके कहेंगे यार आपको तो एक मोटरसाइकिल बनता है, आपके घर में रेफ्रिजरेटर बनता है, तो क्या लेंगे, क्या चाहिए। तो ये साइंटिफिक वाला अड़गिरी को क्रेडिट दिया गया, क्योंकि करुणानिधि ने जब अपने बड़े बेटे से बड़े नाराज थे, अड़गिरी को बैनिश कर दिए थे, चेन्नई से मदुरई भेज दिए। आप दक्षिण तमिलनाडु देखो। लेकिन वहां जाके इन्होंने ये साइंटिफिक वाला सीख लिया कि कैसे वोटर को दिल, कैसे उनको अट्रैक्ट करे। अब सारे पार्टीज वहां ये इधर भी उधर भी, यानी मैनिफेस्टो में फ्रीबीज के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैनिफेस्टो में फ्रीबीज की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं वो तो डायरेक्ट कैश देने का, और वो अब धीरे धीरे इधर भी आ गया है। इधर हालांकि थोड़ा अभी झुग्गी झोपड़ियों में होता है। नहीं, इधर इधर हम लोग, साइंटिफिक तरीके से नहीं होता है। हाँ साइंटिफिक तरीके से नहीं होता है। वहां क्या है, नहीं वहां क्या है, वो बड़े वॉच रखते हैं कि चला जो पूछने जाता है वो ना खा जाए, हाँ हाँ। तो इसीलिए वो वेरिफिकेशन टीम जाती है। शेखर जी, आपने ममता की बात की, ममता के बारे में कि ममता नाराज है, ये सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कांग्रेस भी नाराज है, क्योंकि ममता ने कल अमिताभ बच्चन से मिलकर के ये स्टेटमेंट दे दिया कि अमिताभ बच्चन इज नंबर 1 फैमिली। सो कांग्रेस को थोड़ी चुभी है कहीं से। औरंगजेब से जानना चाहते हैं, औरंगजेब आपके बारे में, आपके पास इस बारे में कोई खबर है? नहीं, देखिए, ये मैंने जैसे पहले कहा और शेखर ने भी बोले हैं कि ये चलता रहेगा। जी आप देखना, जैसे एक मीटिंग में अरविंद के जैसे उन्होंने बोला, फिर दूसरे में नीतीश में, तीसरे में अब ममता ने कर लिया, ये चलता रहेगा। मैं इसका ये नहीं मानना कि ये बंद हो जाएगा, अगली मीटिंग में पता नहीं कौन नाराज हो जाएगा, ये होता रहेगा।
लेकिन अंततः वही है कि इनकी मजबूरी है साथ आने में। और देखिए, सीट शेयरिंग सबसे बड़ा अहम इसमें यह है कि कितने सीटों पे। देखिए, पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी तैयार हो जाएगी 13 में से इनको कितने देंगे? 8 देंगे? नहीं देंगे। क्या देंगे वो बड़ी बात है। दिल्ली में चलो वो मान भी जाएंगे, बिकॉज उनको भी पता है दिल्ली में उतना है नहीं लोकसभा में। लेकिन कई मुद्दे ऐसे, केरल में कैसे करेंगे? वहां जैसे शेखर बोले कि वहां तो अलग ही वो है विजन, वो तो अपने हिसाब से चलते हैं। वहां कितनी सीट्स देंगे आप? ऐसे मतलब बहुत सारे इनके इश्यूज है। बंगाल में ये बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो है सीट शेयरिंग का। और देखिए, अभी 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, और वहां आम आदमी पार्टी ऑलरेडी मध्य प्रदेश में सक्रिय है, छत्तीसगढ़ में सक्रिय है, राजस्थान में सक्रिय है। ठीक है। अब वहां उन 3 में क्या वो डिमांड करेंगी सीट्स, और क्या कांग्रेस तैयार हो जाएंगी? वहां देखिए, वहां चुनाव जो जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस में डायरेक्ट फाइट है। क्या वहां कांग्रेस तैयार हो जाएगी कुछ सीट देने के लिए एसपी को, आम आदमी पार्टी को? तो ये सारे मुद्दे आते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आज ये जी फोटो ऑप हो गया है और सब ठीक है, नहीं, बहुत दिक्कतें होंगी। बट यही है कि अंततः कितने सीट्स लड़ेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग मेरे ख्याल से, चूंकि वो स्टोरी हमारी थी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की, और ऑफ कोर्स सबको मालूम है इंडिया ब्लॉक में वुमेन रिजर्वेशन बिल पे लेकर के एटलीस्ट एक मत नहीं होगा सारी पार्टियों के बीच में। ये किस तरीके से इंडिया ब्लॉक को इम्पैक्ट करेगा, आपको औरंगजेब आपसे नीरज, जानना मैं चाहता हूँ। इससे पहले शेखर कुछ बोलेंगे, बस मैं मुझे कल परसों से 2-3 पार्टीज के कुछ नेता बोले बोले हम 50% कहाँ से लाएंगे विमेन। सुनिए, वो कह रहे हैं कि हम अब क्या करना पड़ेगा, वो नेता को अपनी बीवी को, बहन को, माँ को, ये सब चलता रहेगा किसी भी पार्टी। ये दिक्कत की बात है। लेकिन एक चीज अगर आप देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर वो नहीं देखते हैं दिक्कत। वो अगर उन्होंने डिसीजन लिया कि ये करना है तो वो ये कर लेंगे। वो फिर दिक्कतों में नहीं पड़ेंगे किसको क्या दिक्कत आएगी। लेकिन हर पार्टी को कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ जाएगी। ये मैं बस इतना बता नहीं, दूं। ये जो हर पार्टी को दिक्कत आने वाली है, इसका इम्पैक्ट इंडिया ब्लॉक के यूनिटी पे पड़ सकता है। देखिए, रीजन बीइंग, एक पार्टी सपोर्ट में है, एक पार्टी नहीं अगेंस्ट में। बिल्कुल, लेकिन देखिए लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे, अब टाइम बदल गया है। अब उनको भी चेंज होना पड़ेगा। अब महिलाएं जिस सक्रिय तरीके से आके वोट करती हैं, वो उनके लिए भी एक चेतावनी है कि आप नहीं दोगे तो हम आज ये कोई अब ऐसा जमाना नहीं रहा कि आप सारा पर्दे के पीछे ही करोगे और लोग ये करें। हाँ, ये जरूर होगा, नेता अपनी बीवी बहन ये सब इनको लड़वाएंगे, ये तो होगा। ये मैं आपको बोल के रहूंगा, ये होगा। तो आप कह रहे हैं कि जो काम मुलायम सिंह और लालू यादव ने किया वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के, वो शायद अब अखिलेश और तेजस्वी ना करें। मैं कह रहा हूँ कि हालात चेंज हो गए हैं। और वही देखिए, तो, जिस जनरेशन भी तरह से चेंज हो गई है। हाँ बिल्कुल। अब पॉलिटिक्स चेंज हो गई है। हो सकता है कि ना करे, हो सकता है करे, लेकिन उनको सोचना पड़ेगा अपोज करने से पहले 10 बार कि क्या हम इस वर्ग को नाराज करें या ना करें। जी, शेखर जी से जानना चाहते हैं। अभी औरंगजेब ने बात की कि इससे ज्यादा कुछ इंडिया ब्लॉक के कंस्ट्रक्शन पे तो फर्क ना पड़े, लेकिन शेखर जी बताएंगे कि वोटरों के हिसाब से ये कितना अहम चीज है। ये 50% ऑफ वोटर्स तो वैसे ही, ये जो जो मोदी जी का मैसेज जा रहा है ना भाई, बार बार जी महिला की मतलब शक्तिकरण, एम्पावरमेंट, उनको इम्पोर्टेंस देना। अगर साइंटिस्ट भी है तो इसरो में जाके अलग से विमेन साइंटिस्ट से मिलना, और सरकार के जितने फ्लैगशिप कार्यक्रम है उसमें विमेन की रोल को एम्फसाइज करना, महिलाओं को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर। एक तो नैरेटिव इनका हमेशा रहा है। सरकार की कई फ्लैगशिप प्रोग्राम भी चल रही है जिसका फायदा उनको उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मिला है, चुनाव में, जी असेंबली चुनाव में मिला है। और ये गैस चूल्हा का, ये जो उज्ज्वला जो ये था, मतलब फ्री चूल्हा देना, वो भी जी एक जी। प्रकार से महिलाओं की ये करने के लिए है। महिला शिक्षा, महिला के लिए करना। तो ये उसी संदर्भ में अगर आप देखेंगे। इनफैक्ट एक बीच में ऐड करता हूं, जो मोदी जी ने टॉयलेट्स बनवाने की बात की थी, उसमें भी वुमेन का एंगल लेकर के आए थे वो, कि उनको बाहर में जाना पड़ता है शौच करने के लिए, और मतलब उन्हें उनके। डिग्निटी की बात की। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक टॉयलेट का भी डिग्निटी होती है। जी महिलाओं को अगर खेत में जाके करना पड़े, वो भी वहां भी शिकार हो जाते हैं। जी अनेक इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहां पे वो अपने रिलीव करने गए तो वहां जाके इस तरह की प्रॉब्लम्स आए। जी तो ये एक प्रकार से एक आइडिया है
और मोदी जी मानते हैं कि भाई किसी आइडिया जब शुरू करोगे यही बात आएगी, कैंडिडेट्स कहाँ मिलेगा, कौन मिलेगा। देखिए बीजेपी के अंदर भी एक सके ये होगी, और ये 33% रिजर्वेशन बाय रोटेशन होगी। जी मोदी ये आपने यूपीए सरकार ने भी बहुत कुछ, क्योंकि पहले से शुरू हुआ 96 से, जी 96 से हुआ कि, लेकिन ये जो मंडल पॉलिटिक्स पार्टीज है, आरजेडी, समाजवादी, जनता दल, ये सब खिलाफ थे। क्योंकि खिलाफ इसलिए उनकी वहां सोसाइटी भी बड़े पेट्रियार्कल है। ये प्रॉब्लम आप कर्नाटका में भी देखेंगे, क्योंकि उतनी महिलाओं की ये नहीं हुई है, एम्पावरमेंट आगे सामने नहीं लाते ये लोग। तो पहली तो जैसे पंचायत चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार ने 50% की रिजर्वेशन ग्राम पंचायत लेवल पे, तो वो तो आरक्षण पंचायत चुनाव में तो उनके है ही। जी तो ये जो बात आ रही है, मुझे लगता है इसमें वोटर का इन्फ्लुएंस करने वाली बात, वन पोल वन नेशन वन पोल कोई वोटर का कंसर्न नहीं है। जी बट ये जो है, ये क्या है कि घर घर में ये हो जाएगी, बट वाई नॉट, अगर हमारी एम्पावरमेंट हो रही है वाई नॉट। और उसमें देखिए जैसे ट्रिपल तलाक मामला, बीजेपी का मानना है कि भाई ट्रिपल तलाक से हमारे जो जनरली ये था कि भाई सारे हमारे जो माइनॉरिटी वोटर्स हमारे खिलाफ हैं, लेकिन एक प्रकार से जागृति हुई है अमंग मुस्लिम महिला। भाई ट्रिपल तलाक एक प्रकार से हमारे लिए बहुत इज वेरी ऑप्रेसिव मेजर था। कम से कम अभी एक कानून के वजह से रोका नहीं रोका पता नहीं, लेकिन केसेस रजिस्ट्रेशन का कम हुआ है। दूसरा, एक प्रकार से डर है, कानून की डर, भाई ऐसे हम कर नहीं सकते, व्हाट्सएप में मैसेज नहीं भेज सकते, और एक प्रकार से जागृति भी बढ़ती है। तो ऐसे समय में ऐसा लाना, और ये जैसे पूरा, शेखर, दारू हाँ बिल्कुल, बिहार में प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन लाके जिस तरह नीतीश का पूरा विमेन वोटर आ गया। हाँ तो और उसके देखिए, आज कभी लोग नीतीश को बहुत आलोचना करते हैं कि उसमें ढील हो गई है, दारू मिलता है, भ्रष्टाचार है, और इसकी वजह से हुज ट्रेजिडियां हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसा कॉन्सेप्ट महिला वोटर्स में तो अच्छी इंप्रेशन है। तो ऐसा देखा जाए, मुझे लगता है ये अगर ये 5 दिन का जो मुझे जो जानकारी मिल रही है, जो इंडिकेशन आ रही है, एक प्रकार से इस पर डिबेट शुरू हो जाएगी। जैसे औरंगजेब ने कहा कि सोनिया गांधी कई बार चिट्ठी लिखे, अभी भी जब लोकसभा में शुरुआत में जो इंट्रोडक्टरी पहला दिन का था, जब ये मोदी जी नमस्ते करते वहां गए, तो सोनिया जी ने पूछा भाई आप कब ला रहे हैं विमेन्स बिल। तो अगर विमेन्स बिल की बात आ जाएगी, अगर उसकी घोषणा हो जाएगी, जब 5 दिन की नोटिफिकेशन हो जाएगी स्पेशल सेशन की, कांग्रेस के अंदर, तो एक प्रकार से मुझे नहीं लगता सोनिया जी इसको विरोध करेंगी, और दे में इवन सपोर्ट इट। बट क्वेश्चन इज, और ममता का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ममता क्योंकि बंगाल पॉलिटिक्स में महिला का काफी वहां पे असर है, कई महिला, क्योंकि ममता के एमपीस में देखिए कितने महिला है, जी ममता के लिए प्रॉब्लम नहीं, बंगाल सोसाइटी में ये खूब दे विल वेलकम इट। बट व्हाट अबाउट केरला? देखिए केरला हम कहते हैं कि वेरी लिटरेट स्टेट है, लेकिन महिला की हालत खास करके पॉलिटिक्स में, मैं किसी पार्टी के नाम नहीं ले रहा हूं, वहां देखिए महिलाओं को लेकर इतनी वो इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, दो केरला इज वी लिस्टेड एज अ वेरी हाईली लिटरेट स्टेट। तो ऐसे ऐसे राज्यों में वहां पे समीकरण बदलने की एक नया फैक्टर आ जाएगा। मुझे जो लग रहा है, क्योंकि ये मंडल पार्टी सोच रहे हैं भाई हम मंडल 3.0 करें किसी तरह। मैं मंडल 3.0 इसलिए कह रहा हूं, पहला मंडल 1 था जब मंडल आरक्षण आया, मंडल 2 था जो नीतीश कुमार ने बिहार में किया, जी महादलित क्रिएट कर दिया, महा अति पिछड़े वर्ग क्रिएट कर दिया, एमबीसी। अब ये मंडल 3.0 का ये है कि भाई कास्ट सेंसस कराओ, हम्म कास्ट सेंसस करके फिर कास्ट का जागृति बढ़ाओ, फिर वो डिमांड करेगा भाई हमारी संख्या इतना है तो हमें रिजर्वेशन दो। और मुझे सरप्राइजिंगली राहुल गांधी जी ने भी इसको सपोर्ट किया, जब राजीव गांधी इसके खिलाफ थे। जी इंदिरा जी भी बड़ी स्तुक नहीं थी कि इसलिए तो मंडल रिपोर्ट वही पे डस्टबिन में था, वीपी सिंह उसको रिवाइव किए। तो ये एक प्रकार से मुझे लगता है कि दिस में बी ए गेम चेंजर फॉर ऑल पार्टीज, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे रेस्पॉन्ड, किस तरह उसको रेस्पॉन्ड करते। अगर, क्योंकि देखिए एक क्या होता है कि, अच्छा दूसरी बात ये जो टेक्निकल इश्यूज है, अगर रोटेशन होगा तो जो पहली बार वहां से विधायक बनेगा या संसद सदस्य बनेगा, वो कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी नर्चर करेगा अगर अगली बार वो रोटेट हो जाता है। तो जी उसमें भी इश्यूज है, बट इट कैन बी अ पॉलिटिकल गेम चेंजर, बट नॉट जस्ट फॉर वन पार्टी। मोदी जी को क्रेडिट में गो कि उन्होंने बिल लाया, कानून लाया, और 2010 में तो कानून पास हुआ राज्यसभा में, जी 2010 में यूपीए कार्यकाल में कानून राज्यसभा में पास हो गया। तो अभी भी वैसे देखा जाए राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, तो वहां पे सर जो पास हुई बिल है अभी भी। सर हमारे 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 दर्शकों के लिए लोकसभा में इसका क्या असर होगा ये बता दीजिए आप एक बार। लोकसभा एक्चुअली में जब वाजपेयी कार्यकाल में बिल लाया गया था,
तंबीदुरई इंट्रोड्यूस किए थे, लॉ मिनिस्टर के ये थे, उसीलिए इंट्रोड्यूस किए थे। तब आरजेडी के एक सदस्य ने बिल को फाड़ दिया था। मुलायम सिंह कठोर विरोध किए, लालू विरोध किए। जब लालू स्वयं अपने हटने के बाद राबड़ी जी को बिठा दिए थे मुख्यमंत्री। तो ये मुझे लगता है इसमें डायनेमिक्स बदल सकते हैं, लेकिन जैसे औरंगजेब जी कह रहे हैं कि ये पार्टीज भी सोचेंगे भाई कैसे हम महिला को वंचित रखें, वो नहीं होगा, क्योंकि हर घर में शुरू हो जाएगा। ये नेताओं की बेटियां कहेंगे भाई हमें क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए, आप बेटे को क्यों दे रहे हो। और कई जगह पे दे प्रेफर बेटियां। जी सर, 2013 में भी ये बिल आया था। 2013 में इसका क्या हश्र हुआ था, एक बार दर्शकों की याद ताजा करा दे आप। नहीं तो वहां भी यही बात हुई भाई, वो हाउस चलने नहीं दिए, जी चलने नहीं दिए, हाउस में इतना हंगामा हुआ, चलने नहीं दिए। जब सोनिया जी का इच्छा है भाई ये होना चाहिए, सोनिया जी का कमिटमेंट इस पर है, इसलिए बार बार वो बात उठाई है मोदी जी के साथ। जैसे सर अगर आपको याद हो शेखर सर, जब लोकसभा में पास हुआ 2013 में, सोनिया गांधी ने अपने घर पे महिला एमपीज को डिनर पे भी बुलाया, जिसमें सुषमा जी भी गई, जिसमें कुछ महिला पत्रकार भी गए। फिर लेकिन राज्यसभा में वो हुआ नहीं, वहां हंगामा हो गया। वहां वो एसपी वाले टेबल पे चढ़े, उन्होंने बहुत ये कर दिया, हंगामा कर दिया। और अब 10 साल बीत चुका है, और 10 हाँ साल में देखिए, क्योंकि ये समय की मांग है, देखिए ये समय की मांग है। अगर ये होता है, मुझे लगता है इस पर कंसेंसस होके करना से और भी बेहतर होगा, मैसेज जाएगा। लेकिन पता नहीं ये जो मंडल पार्टीज है, मंडल पार्टीज इसलिए कह रहा हूं, उनको अपने जात से अलावा और कैलकुलेशन, उनको पता नहीं कैसे ये सूट करेगा। बिल्कुल सर, इतने बड़े लोकतंत्र के लिए मेरे ख्याल से दुनिया में ये पहला कदम होगा जहां पे 33% वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगा इंडिया में। बहुत ही पॉजिटिव चीज है, मेरे ख्याल से रूलिंग पार्टी के लिए भी और सभी पार्टियों के लिए फॉर द टाइम बीइंग। कई लोग कहते हैं, वो एक मास्टर स्ट्रोक वर्ड यूज करते हैं, मैं नहीं यूज करना चाहूंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है, जो कि शायद आने वाले टाइम में इंडियन पॉलिटिक्स को, स्पेशली वुमेन रिजर्वेशन बिल क्लब्ड विद, इफ इट हैपेंस इन फ्यूचर, क्लब्ड विद द वन नेशन वन पोल, मेरे ख्याल से ये एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज करने की क्षमता रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोनों का जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। फिर हम एक किसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर के सामने आएंगे आपके पास, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।